अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी मार्केट की टाइप मोनोपोली के बारे में देख रहे होंगे। मोनोपोली आपके एक मार्केट की ऐसी टाइप ऑफ मार्केट है जिसमें वो सोली सिंगल ओनर रहता है या सिंगल बेस्ड मार्केट रहती है सेलर की पे। हमारे यहाँ ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ली जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली कंट्रीज़ में सिंगल सेलर ही प्रोवाइड की जा रही होती है। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रीजंस मौजूद है। सो इसके लिए आपके पास यानी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर हो उसका वो हमारे पास मोनोपोली की कहलाई जाती है, जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के केस में इलेक्ट्रिसिटी है जो कि समवॉट उसने सिंगल सेलर ही है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ये अपने अदर पैरेलल आने वाली या सब्स्टिट्यूट के तौर पे एंटर होने वाली लोगों पे या फर्म्स पे ब्लॉक्ड रखते हैं, उन पर पाबंदी रहती है ताकि उस इंडस्ट्री में कोई भी एंटर ना हो सके और वो एक फर्म अपने यूनिक प्रोडक्ट की बुनियाद पर अपना फुल प्राइस कंट्रोल हासिल रख सके और अपनी चॉइस का प्रॉफिट अब बना सकता हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि आपके पास सिंगल सेलर है, जैसे हमने बात की कि वो सिंगल पर्सन या सिंगल ओनर या सोल ओनर प्रोड्यूसर रहता है उस प्रोडक्ट का और वो अपनी इंडस्ट्री में ही सेल आउट करता है। लोगों के पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रहती है खरीदने के लिए, यानी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट की सिचुएशन है। ऑब्वियसली जब ये सिंगल है तो यही प्राइस मेकर हैं, ये अपनी चॉइस की प्राइस हासिल कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी भी दूसरे का प्राइस कंट्रोल नहीं रह सकता है और ये अपनी चॉइस की प्राइस को रखते हैं ताकि कंज्यूमर के पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं रहती। सो कंज्यूमर्स यही वाली प्राइस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। एंट्री और एग्जिट पे ब्लॉक्ड रखते हैं, यानी ये अपने किसी न किसी लीगल या पॉलिटिकल या कोई ना कोई इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शंस या टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं ताकि कोई और इनकी इंडस्ट्री में एंटर ना आ सके। नॉन प्राइस कंपटीशन हमारे पास रहता है, वो एक ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पर अपनी प्राइस की इंक्रीज डिक्रीज करके या यूनिक अपनी कोई भी अपनी चेंज करने का सिचुएशन पे रखते हैं और हमारे पास ये नॉन प्राइस कंपटीशन में रहते हैं ताकि आपकी कंपनी के पास उन्हें अपनी डिफरेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। सो कस्टमर हैव टू पे द सेम डिमांड जिसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते होंगे। हमारे पास जो एंट्री एंड एग्जिट की ब्लॉक की अभी हमने बात की तो वो आपकी ओनरशिप की कंट्रोल रखने के लिए, अपने एसेंशियल रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए ये ब्लॉक रखते हैं। उस पर लीगल एंट्रीज लगाते हैं ताकि पेटेंट एंड लाइसेंसिंग पे इशू रहे, ताकि कोई भी और इंडस्ट्रियल में एंटर ना हो सके और वो उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके। इसका डिमांड कर्व हमारे पास एक लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ या चॉइसेस लेसर रहती हैं। सो इनकी डिमांड भी लेस इलास्टिक होती है क्योंकि कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को वो प्राइस पे देना पड़ता है जो वो चार्ज करे है, उनके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं रहती हैं, यानी प्राइस के चेंज में लेसर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा होता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इस केस में मोनोपोली के केस में आप प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन हो तो बहुत आसानी से आप टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमने अपने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी लर्न किए हुए थे। टोटल रेवेन्यू आपके पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से करने से आपके पास एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, यानी इस एक अमाउंट से इस अमाउंट के बीच का कितना चेंज आ रहा है वो डिवाइडेड बाय आपकी फर्स्ट वैल्यू की से चेंज की से सेकंड वैल्यू के बीच में जो चेंज आता है इसके डिवाइड करने से हम मार्जिनल रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपके पास एक सॉल्व एग्जांपल है और ये एक अनसॉल्व एग्जांपल है। आप यहाँ से बहुत आसानी से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पॉज दिस वीडियो, आप इसे एक दफ़ा कैलकुलेट करें एंड देन आप यू कैन सी द आंसर इन अवर नेक्स्ट स्लाइड सो दैट आप वहाँ पर इजीली अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि क्या आप इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए इसकी कैलकुलेशन प्रॉपरली कर सकते हैं या नहीं। जी, ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप कि आपने उसकी आंसर्स को कैलकुलेट कर लिया होगा और यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। यहाँ से हमारे पास इसका मार्जिनल रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जो कि ये आपके पास इसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व से और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की दोनों की पिक्चर्स हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उससे शार्पर रहेगा या उससे नीचे बिलो बन रहा होता है जो आपकी कर्व के मोर शार्प चेंजेस को शो कर रहा होता है आपके एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व से।
मार्जिन रेवेन्यू आपके पास जब हमारे पास जो हम प्राइस की लेस देन प्राइस रहता है तो ये हमारे पास एक प्रॉफिट का केस बन रहा है। जब प्राइसेस कम होती हैं तभी लोग ज़्यादा ख़रीदने के लिए विलिंग रहते हैं, अदरवाइज जब प्राइसेस हायर रहती हैं तो हम लेसर क्वांटिटी डिमांड की जा रही होती है या उनका लेसर आउटपुट रहता है। इसी दौरान हम एक कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं जो कि हमारे पास डेड वेट लॉस का कॉन्सेप्ट है। डेड वेट लॉस आपके पास ऐसी सिचुएशन के हम देख रहे होते हैं जहां पर ड्यू टू टैक्सेस या आपके पास कोई भी जब प्राइस फिक्सेशन की जा रही होती है उसके लिए लेसर प्रॉफिट जब अर्न हो रहा होता है या रेवेन्यू का वो पोर्शन जो किसी की वजह से टैक्सेस की वजह से नहीं अर्न कर पा रहा होता, इसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। यानी अगर हमारे पास आप एग्जांपल देखें कि आपने कि बस से ट्रैवल करते हैं किसी जगह पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए या किसी टूरिस्ट एरिया पर, और गवर्नमेंट ने उस फेयर पे टैक्सेस लगा दिया है, तो ऑब्वियसली पहले अगर उस बस का रूट $1 था, ₹1 था, ₹10 था और टैक्सेस लगने के बाद ₹15 हो गया है, तो अब लोग कम ट्रैवल करेंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू से का भी जो से पहले प्रॉफिट अर्निंग हो रही थी वो भी लेसर होगी, जिसकी वजह रीज़न के उसमें आप उनका रेवेन्यू का लॉस होगा। तो इसे हम डेड वेट लॉस कहते हैं। यानी ये इनएफिशिएंट मार्केट की वजह से जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा होता है उससे हम अपना, या इनएफिशिएंट एलोकेशन की वजह से जो डेफिशिएंसी आ रही होती है प्रॉफिट्स में, उससे हम डेड वेट लॉस कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखनी है, जिसके लिए हमने ये कंडीशंस याद रखनी है कि आपके पास एम आर इक्वल्स टू एम सी हो, एम आर कट्स एम सी को फ्रॉम बिलो से कर सके। आपकी प्रॉफिट की सिचुएशन जो हमने यहाँ पर नोट कर ली है कि हमने किस तरह से उसकी प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे अपनी आसानी से। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख रहे हैं मोनोपोली के केस में। हम सबसे पहले अपनी कर्व ड्रॉ कर लेंगे। कर्व को जिस तरह हमने हमेशा देख रहे होते हैं कि हमने सबसे पहले अपना डिमांड कर्व यानी एआर कर्व को ड्रॉ कर लिया है। सेकंड स्टेज पर हमने अपना एमआर कर्व ड्रॉ करेंगे जो उससे मोर बिलो ड्रॉ किया जाएगा और हमारे पास इसका ये मोर शार्प चेंज को शो कर रहा होगा। देन अब हमारे पास हमने अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है ताकि हम अपनी टोटल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारे पास जिस पॉइंट पर ये एम आर कर्व को कट करता है, ये पॉइंट से हम डिसाइड कर लेंगे ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है जिसकी से हम अपनी हेल्प से अपना क्वांटिटी को, डिमांडेड को हम देख रहे होंगे। लेकिन हमें पता है कि इसकी प्राइस लेवल पे, ये हायर प्राइस लेवल पे सेट होता है क्योंकि ये आपकी बेसिक इस कंडीशंस को आगे जाकर रहता है, क्योंकि हमारे पास हमने एम आर इक्वल्स टू एम सी के लिए तो हम देखते ही हैं, लेकिन जो कि इसकी प्राइस लेवल हायर सेट होता है तो हमारे पास इसका ये प्राइस लेवल जिस पे ये डिमांड को टच करा है, यही लेवल से हम कहेंगे कि ये आपके पास टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आ रही है। यानी ये आपके पास प्राइस आ जाएगी, ये आपके पास क्वांटिटी होगी और इसी पोर्शन को कहेंगे कि ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का है। अब हमारे पास प्रॉफिट हासिल करने के लिए हमने देख लिया है कि हमारे पास प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब टोटल कॉस्ट के लिए हमने देखना है, टोटल कॉस्ट कि हमें पता है यहाँ टोटल कॉस्ट नहीं है, सो हम अपनी टोटल कॉस्ट को एसीटी कर्व की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है एसीटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो हमने एसीटी कर्व की शेप हमें पता है, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। यानी ये एक ऐसा कर्व होता है जिसके मिनिमम पॉइंट से एमसी उसको कट कर रहा होता है। अब हमने यहाँ देख लेना है कि जिस पॉइंट ये क्यू स्टार की लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा एसीटी, वहीं से ये हमारी एसीटी की अमाउंट ड्रॉ हो जाएगी। यानी हमें क्वांटिटी पता है कि ये जिस पॉइंट पे क्वांटिटी को कट कर रहा है, यहाँ से हमने इस लाइंस की हेल्प से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके पास कितना क्वांटिटी डिमांडेड है। और यही चीज़ें जो है, जो प्राइस लेवल है, ये हमारे पास एसीटी की प्राइस कहलाई जाएगी। और यही चीज़ जब हम टोटल अपना एसीटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का आ जाएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट के, तो सो हमारे पास ये आपका कर्व हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉफिट की सिचुएशन आ रही है यहाँ से। तो दिस इज़ अवर प्रॉफिट का केस है, हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती हैं, अब हम अपनी डेड वेट लॉस की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम ज़रा अपनी इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम इजीली अपने प्रॉफिट वाले पोर्शन पे फोकस कर सकें। हमारे पास जो हम उससे पहले हमें यह पता है कि आपके पास बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल का पोर्शन हमें कंज्यूमर सरप्लस कहलाते हैं।
कंज्यूमर सरप्लस एक अनदर कॉन्सेप्ट है जो कि हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर विलिंग टू पे है एंड एक्चुअल पेइंग के बीच का जो गैप रहता है, ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इसी वे में हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस भी रहता है। अगर उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। अब हमने डेड वेट लॉस की तरफ हमने फोकस करना है। हमारे पास डेड वेट लॉस आपके 3 ऐसे पॉइंट्स हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि डेड वेट लॉस ऐसी सिचुएशन है जो इनएफिशिएंट मार्केट की वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यूज़ का या लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा होता है, वो हमारे पास डेड वेट लॉस आता है। अब हमने 3 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो MR कर्व हमारा MC कर्व हमारे पास AR कर्व को कट कर रहा है, यानी ये हमारे पास AR कर्व का पॉइंट है। ये पॉइंट जिसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पॉइंट A है जिसका MC कट्स दी MR कर्व। नेक्स्ट हमने देखना है MC कर्व हमारे MR कर्व को कट करता है, यानी ये हमारे पास का सेकेंड B पॉइंट है जिसमें MC कट कर रहा है हमारे AR कर्व को, जिसे हमने यहाँ पर पॉइंट B से आइडेंटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट हमारे पास आता है जहाँ आपकी क्वांटिटी AR कर्व को टच करी है, यानी आपके पास ये पॉइंट C की सिचुएशन है। सो ये जो आपके पास पॉइंट ABC आ रहे हैं, ये हमारे पास जो ट्राइंगल सा क्रिएट करें, ये डेड वेट लॉस का ट्राइंगल है, विच मीन्स कि ये हमारे पास लेसर एफिशिएंसी ऑफ मार्केट की वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू है, जिसकी वजह से आपके पास डिमांड एंड सप्लाई आउट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास डेड वेट लॉस का पोर्शन है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। सो बाकी हमने चीज़ें देख ली कि हमने हमारा कर्व ड्रॉ कर लिया है, उससे कि हम क्यू स्टार की हेल्प से हमने MC इक्वल्स टू MR की बुनियाद पर हमने अपनी प्राइस लेवल फाइंड कर लिया, उसकी हेल्प से हमने अपना प्रॉफिट का एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। देन ACT कर्व की वजह हेल्प से ड्रॉ करते हुए हमने अपनी टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली और हमने अपना प्रॉफिट को देख लिया। जिस तरह हमने प्रीवियसली लेक्चर में देखा कि अगर आपका प्राइस हायर होगा आपकी ACT कर्व से, तो ये आपका प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी। इसी वे में तरह से हम अपनी नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन भी देख सकते हैं कि हमने अपनी MR कर्व और AR कर्व और अपने हम बाकी सारे कर्व्स की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। देन हमने अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से हमने अपना ACT कर्व ड्रॉ कर लिया है। हमने पहले अपना टोटल रेवेन्यू के एरिया देख लिया जो कि ग्रीन कलर का बॉक्स था, और अब हमारे पास ACT कर्व की वजह से एग्जैक्टली सेम पोर्शन आ रहा है। सो ये हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी प्राइस इज इक्वल्स टू ACT है। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का कहलाएगा। एंड देन हमारे पास लॉस की सिचुएशन है। लॉस की सिचुएशन जब अकर करती है कि जब हमारे पास प्राइसेस आर हायर लेसर देन ACT कर्व। इसी तरह से हमने अपना सबसे पहले दोनों डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ कर लिया है, फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर लिया है, फिर हमने अपना ACT कर्व ड्रॉ कर दिया है, और उससे हमने ACT कर्व हमारे पास हायर लेवल पर जाकर ड्रॉ हो रहा है और प्राइसेस हमारी लेसन है। तो ये हमारे पास लॉस की सिचुएशन आ रही है। अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट हमेशा हमारे पास सिचुएशन में हमारी इंडस्ट्री में किसी को एंटर नहीं होने देती, तो ये हमेशा प्रॉफिट की ही सिचुएशन में रहेगी, यानी हमारी ग्राफ 1 जो हमने बनाया था उसी सिचुएशन पे रहेगी ये हमेशा, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। सो ये हमारे पास लॉन्ग रन की सिचुएशन है जहाँ हमारे पास हमेशा वो अर्न प्रॉफिट ही कर रही होती है, इसलिए कि उसके कोई ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स नहीं है, इंडस्ट्री में एंट्री पे पाबंदी है, तो इसलिए वो हमेशा अपना हायर इसी स्टेट में रहेगी कि एक वो अपना प्रॉफिट अर्निंग स्टेट में ही रहती है। ये हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली की मार्केट के दोनों के डिफरेंसेस हैं, जो कि उसकी फर्म्स की गोल में या जो उनके डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये याद रख सकते हैं कि हमारे पास दोनों का गैप किस तरह से आ रहा है। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।